मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम गिल्लू नामक पाठ के बारे में चर्चा करते आए थे। उसमें हम लेखिका परिचय यानी महादेवी वर्मा जी के बारे में हम चर्चा किए थे और उनकी सुप्रसिद्ध कृतियों के बारे में भी हम अध्ययन किए थे और तथा गिल्लू किस तरह का पाठ है और किस तरह का बोध कराते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपको याद रहना है आखिर यह पाठ क्या संदेश देते हैं। यह पाठ एक प्राणी दया के बारे में तथा स्नेह पर जीवन के बारे में कहते हैं। बहुत सारे पक्षियों का और प्राणी दयाओं के बारे में भी इन्होंने कहा है। उनमें से लेखिका को बहुत सारे पक्षीगण प्रसन्नचित किए थे और साथ ही साथ प्राणीगण भी प्रसन्नचित किए थे। उसमें से सबसे पसंदीदा, जैसे आपके घर में रहते हैं ना बिल्ली, आपका पसंदीदा पालतू जानवर है। किसी के घर में कुत्ता, किसी के घर में गाय, ये सभी क्या है, पसंदीदा कहलाते हैं। इन पसंदीदाओं के मद्देनजर रखें तो हमें लेखिका की पसंदीदा जानवर कौन सा है। लेखिका बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, इसमें दूसरा बात नहीं है, पाली थी भी और पालते आए थे। उनमें से दिल छुआ हुआ और अत्यंत आकर्षित किया हुआ एक प्राणी है, वह है गिलहरी का बच्चा गिल्लू। देखेंगे उसका विस्तृत अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आखिर किस तरह इन्होंने मोहित किया, किस तरह गिल्लू को बचाए, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज बच्चों याद रखिए आखिर यह पाठ किसके बारे में है। कल हम चर्चा किए थे कौवे के बारे में। कौवा एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित है, एक साथ अनाधारित है, एक साथ अति सम्मानित है, एक साथ अति अवमानित है। कौवे को हम किस तरह देखते हैं और साथ ही साथ किस तरह वह अवमानित है, अपमानित है और किस तरह आदरित है, इन सभी विचारों के बारे में तथा गिल्लू किस तरह निश्चेष्टता पढ़ाता, इन सभी विचारों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे हमारे बेचारे पूरक न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं है, हमारा दूरस्थ प्रियजन के भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव करने को अवमानित अर्थ से भी प्रयुक्त करते हैं। पेज नंबर 14। मेरे काक प्राण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसके सुलभ आहार खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टता गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच के घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई
घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछे, चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तारे से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कान के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इतना हम देखेंगे। यदि समय है तो इसका आगे का बात भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यहां याद रखना है, कौवे इस पाठ में एक और बार कह रहा हूं, यह एक रेखा चित्र है। लेखिका गिल्लों को याद कर रही है। उसके पास थे अभी वह सोनजो के पेड़ के नीचे धरती पर दब गई है और उसकी याद लेखिका कर रही है। किस तरह वह याद करते हैं इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। यहां पहले कौवे के बारे में वह सोच रही थी। बरामदे में खड़े रहकर 2 कौवे और कौवों को देखकर उनके रंग तथा आखिर उसका विवरण क्या है, इन सभी विचारों के बारे में मतलब याद कर रहे थे। ये किसी भी पक्षी को देखे तो, ये समझ लीजिए आप मयूर को देखे तो, नहीं तो मोर को देखे तो, हंस को देखे तो, वाह कितना सफेद रंग है हंस का। मोर को देखे तो वाह कितना अद्भुत दृश्य है यहाँ। ये सभी याद आते हैं। उसी तरह लेखिका को कौवों को देखते ही उनके बारे में याद आया। कैसा याद? यहाँ कौवे के बारे में कहना एक मतलब वर्णन करना थोड़ा आश्चर्य होगा। कौवे को सभी लोग पसंद नहीं करते। कारण एक है, वह काला रंग है और साथ ही साथ कर्कश स्वर है। काव काव, घर में सदैव काव 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 नामक स्वर प्रदर्शित करते हैं, कर्कश स्वर कहते हैं। जैसे कोयल अपना स्वर प्रदर्शित करते हैं ना, वैसा स्वर कौवे का नहीं है। दोनों दिखने में से एक ही है, लेकिन कौवे के कर्कश स्वर से ही पहचान लिया जाता है और कोयल को अपने मधुर स्वर से ही पहचान लिया जाता है। कौवे केवल काला रंग तथा कर्कश स्वर से ही प्रसिद्ध नहीं, यहां अवमानित मानते हैं। देखेंगे हमारे बेचारे पूर्वज न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। देखिए हमारे पूर्वज लोग जो मरे हुए हैं, सीधा स्वर्ग के लिए रवाना हो गए हैं, वह साल में एक बार नहीं तो कभी कभी यानी याद दिलाने के लिए आते हैं। वो भी पितृपक्ष में। पितृपक्ष अभी चल रहा है ना, पिछले कुछ दिन से पहले प्रारंभ हुआ है, महालया अमावस्या अभी जल्दी से जल्दी आते हैं। उस दिन क्या करते हैं हम, पिताओं की नहीं तो कोई भी हो, अपने बूढ़े लोग उनकी कार्य करते हैं और साथ ही साथ एक और विचार है। क्या है मालूम है आपको? कार्य करने के बाद में उसके याद में कुछ
देते हैं, मतलब आहार बनाकर पक्षियों को देते हैं। वह आहार सेवन करने के लिए यह मरे हुए जो लोग हैं ना, न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मोर के रूप में आते हैं, न हंस के रूप में आते हैं। गरुड़ एक विशाल पक्षी है, यानी बहुत ऊंचाई पर रहने वाले पक्षी हैं, उड़ते हैं। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी, हंस सफेद पक्षी। इन सब के अलावा ये पूर्वज लोग केवल कवि के रूप में आते हैं। हमारे पूर्वजों को आलोचना करना है, इनको वैसे रूप में नहीं आना था। उन्हें कवि के रूप में नहीं आना था, गरुड़ के रूप में आना था, मोर के रूप में आए तो बहुत सुंदर दिखता था। वाह, मेरे पूर्वज लोग मोर बनकर आए हैं, ऐसा हम कर सकते थे। लेकिन क्या है, इन्होंने मोर के रूप में भी नहीं आया, गरुड़ के रूप में भी नहीं आया, और इसके रूप में भी, हंस के रूप में भी नहीं आया। उन्हें पितृपक्ष में पितृपक्ष कहते हैं, अभी चल रहा है ना उसे। हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्णित होना पड़ता है। वह काक बनकर ही आते हैं। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿನೂ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಗೆಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. बट कागीगढ़ बंद तक्षण हम बुलाते हैं उसे। आहार देते वक्त या हम मित्र पक्ष में जो आहार देते हैं ना, उसको देने के बाद में भी सबको भोजन देते हैं, क्योंकि क्या है, उसे पहले भोजन देना है। वह पहले भोजन दिया तो उसको पहले भोजन दिया तो शायद अच्छा होता है, जो किया हुआ कार्य सफल हुआ, जो दिया हुआ आहार उनको प्रसन्न चित्त कर दिया। ये सभी आलोचना करते हैं। इसका मतलब काक बनकर कुछ खाए तो वह दिन ओके कहलाते हैं, नहीं तो बुरा मानते हैं। यदि कवि नहीं आकर खाए तो पितर पक्ष में दिया हुआ वह कार्य, किया हुआ कार्य संपन्न नहीं हुआ, ऐसा कहना पड़ता है, अवतीर्णित होना पड़ता है। एक तो उत्तम कार्य है। देखिए, हमारे पूर्वज लोग काक बनकर अवतीर्णित होते हैं, या काक बनकर अवतीर्णित होना मतलब उनको एक मतलब आने का मार्ग कव्य है। एक तरफ से उनको सम्मान देना है, अत्यंत पूजनीय भाव से देखते हैं उस दिन। बाकी सभी दिन है एक कागे इनको कूदता ही देते रहते। वैसे और एक और काम करते हैं, यहां कौवे है ना, बहुत प्रिय पक्षी कहने योग्य है। एक और काम करते हैं जो गांवों में और नहीं तो शहरों में भी एक प्रचलित कहानी है। यदि घर में और घर के बाहर कोई भी कौवे आकर कंटिन्यूअसली यानी बहुत समय तक अपना काव 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 स्वर प्रदर्शित किए तो यह एक निशाना है। किस तरह का निशाना है? घर में कोई ना कोई जरूर आने वाले हैं। यह गांव में सभी इसे देखकर ही कुछ खाना आने वाले इनके लिए भी थोड़ा बना देते हैं। एक संदेश पहुंचाने का एक मार्ग के रूप में भी प्रचलित है। कौन? यह कवि का इतना बड़ा उपयोग है। ये दोनों उसका उपयोग है। आखिर उनका बुरी आदत क्या है? उसका कौवा यानी काला कौवा अत्यंत एक तक गागिने मारे, वैसे हम कहते हैं। और काव काव करने का अवमानित अर्थ में ही
प्रयुक्त कहते हैं। काव काव कहना, बार बार काव काव यह शब्द सुनना हम कानों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। यह हमारा यह बुरी ऐसा मानते हैं, बुरा है ऐसा मानते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटा सा जीव मेरी दृष्टि रुक गई। यह काक के बारे में सोच ही रही थी, लेखिका सोच ही रही थी। उसी समय क्या हुआ, उसी समय एक काक पुराण के बारे में सोच ही रहे थे, विवेचन कर रहे थे, यानी याद कर रहे थे, यानी रिमेंबर कर रहे थे। बाधा डाला इस विवेचन में, आलोचना करते वक्त बाधा डाला। क्या बाधा डाला देखेंगे। क्या बाधा डाला, गमले और दीवार की संधि में। गमले यानी यहां एक दीवार है, गमले में पॉट कहलाते हैं। गमले और दीवार की संधि में, दीवार इसके नजदीक रखे थे, सॉरी दीवार के नजदीक वहां पॉट रखे थे। यह पॉट, यहां संधि में एक जीव छिपा हुआ था। गमले और दीवार के संधि में छोटा सा जीव छिपा था। वो क्या है मालूम नहीं है, क्या है मालूम नहीं है। एक छोटा सा जीव छिपा था। दृष्टि रुक गई, निकट जाकर देखा। लेखिका उसके नजदीक जाकर देखी कि आखिर क्या है वह पड़ा हुआ जीव, क्या है। इसके बारे में सोचे तो देखे तो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था एक छोटा सा बच्चा, गिलहरी का बच्चा। गिलहरी मतलब स्क्वैरल कहते हैं, अर्ली लोन कहता है। गिलहरी का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ऊपर से नीचे गिरा था, पेड़ से नीचे गिरा था। नीचे गिरकर इसकी संधि में आकर छिपा था। क्यों छिपा था इसके बारे में देखेंगे हम। गिर पड़ा था और अब वह कौवे के जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। इसको यहां इसलिए छिपा था कि कौवे आकर इस पर आक्रमण कर रहे थे, अपना आहार बनाना चाहते थे। कौवे आकर अपना आहार बनाना चाहते थे, उनसे बचने के लिए वहां छोटा सा जीव यहां छिपा था। छोटा सा जीव वहां छिपा था। कहा कर रहे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यदि काक द्वय थे, द्वय मतलब ಎರಡು काके, दो कौवे। काक द्वय, दो कौवे थे, दो कौवे के दो घाव, चोंचों के से चोंचों के दो घाव, चोंच यानी ಕೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಏಟುಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು। टू किल दैट, यस। लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टता गमले से चिपका पड़ा था। निश्चेष्टता ಹೊಂದಾಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಕ್ಕುಗಳು ತಲುಪೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಅಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು। यस, सबने कहा कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यहां बच नहीं सकता है। इस पर यहां छोटा सा जीव है ना, उस पर एक चोट तो जरूर लगा होगा, मतलब उस पर आक्रमण किए थे कौवे, ये दोनों कौवे मिलकर आक्रमण किए थे। जब वह अपना जान बचाने के लिए यहां आकर छिपी है, उस वक्त वह बाहर निकल नहीं पाई। इस तरफ भी अटैक कर रहे हैं, इस तरफ भी अटैक कर रहे हैं, दोनों तरफ अटैक के कर रहे हैं। और जो इस पर लगे हुए यह चोट है ना, सबने देखकर कहा अब वह जीवित नहीं होने वाले। जीवित वहां मतलब गिलहरी का बच्चा जीवित नहीं होने वाले। कारण क्या है? कारण इतना ही है क्योंकि वह नीचे गिर पड़ा है, साथ ही साथ कौवे के चोंचों के घाव उन पर है और बच नहीं सकते हैं।
ऐसे कहने दिया, परंतु मन नहीं माना। उसे ओले से उठाकर अपने कमरे में लाए। लेखिका का मन है ना, बहुत कोमल जो मन है, उसे वैसे ही छोड़ना उसे पसंद नहीं आया। उस कवि को वहां से भगा दिया और ओले से निदानವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, उसे उठा लाए और हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए। फिर रुई से रक्त पोंछकर, रुई यानी कॉटन कहते हैं, कॉटन से उस नन्ही से जीव पर रक्त पहुंची, सभी रक्त पहुंची जो गांव से, मतलब उनका चोंचों के कारण से, कवि की चोंचों के कारण से उस पर लगा था, उन रक्तों को पहुंची। रक्त का दूसरा मीनिंग है, एक खून है और दूसरा है रुधिरा में कहते हैं, याद रखना है आपको। रक्त पहुंच पर गांव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन अब ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं वह पेनिसिलिन गांव पर लगाने वाले एक ऑइंटमेंट है, औषध ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वह ಔಷಧ आपने ಶಾಯಿ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನೋಡಿರಬಹುದು। ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಿದ್ರು। ಎಸೋಕೆ गांव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उनके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत प्रयास की लेखिका, बहुत उसे उठाने के लिए, उसे जागृत करने के लिए बहुत उपचार की, उसे बहुत सूक्ष्मता से देखी। इन सभी देखने के बाद में, यहां सभी करने के बाद में कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद का पानी टपकाया जा सका। ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು। एक बूंद पानी अंदर गया, इसका मतलब है जान आ गए। यस, इसका मतलब अब यह गिलहरी का बच्चा को कुछ नहीं होने वाला है, इसे हम बचा सकते हैं, इसका मतलब है। तीसरे दिन वह इतना चोर आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों पर पकड़कर नीले चमकीली मोती जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। पहला दिन यहां इंसिडेंट हुआ, इसके 3 दिन बाद तीसरे दिन 1 2 3 तीसरे दिन इतना आश्वस्त मतलब हेल्दी कहलाते हैं। इष्टोंदु स्वास्थ्य ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ आश्वस्त हो गया और अच्छा हो गया कि लेखिका के उंगली को, इन उंगलियों को, फिंगर्स को अपने नन्हे पंजों से, अपने दोनों आगे का जो नन्हे पंजों से, पंजों से ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು हौले से पंजों से पकड़कर नीली चमकीली जैसे कांतों से इधर उधर देखने लगे। यहां उंगली पकड़कर, यहां उंगली वहां अपने दोनों हाथों से, आगे का हाथों से जो पकड़कर वह क्या करता था गिल्लू का बच्चा, इधर उधर देखने लगे। वो भी कैसे? अपनी चमकीली आंखों से इधर उधर सभी जगह पर देखने लगे। इस तरह मरते गिल्लू बच गए। कारण कौन थी? लेखिका के इतने प्रयत्न के बाद मरते गिल्लू बच गए। इधर उधर देखने लगे। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछे और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करते थे। स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछे, स्निग्ध ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೋಯಿ मतलब ಕೂದಲುಗಳು, ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂಚಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಬ್ಬೆ ಆಗಿರುವಂತ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಪೂಂಚೆ, ಬಾಲ और चमकीली आंखें यानी चमकीली आकर्षण, अट्रैक्शन करने वाले आंखें
सबको विस्मित करने लगे। न केवल लेखिका को यह विस्मित कर रहा था, सबको विस्मित कर रही थी। सभी इसको देखकर वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य हमें देखने नजर आ रहा है। यह सभी आलोचना कर लेखिका अपने आप को धन्यता महसूस करते थे। कारण क्या था? मरने वाले जीव को मैंने जीवित किया है, और साथ ही साथ जो लोग यह बच नहीं सकता है यह कहे थे, अभी वही लोग इसे देखकर आनंदित हो रहे हैं, मंत्रमुग्धित हो रहा है, अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। और इनकी 3 मास यानी 3 वीक्स हम उसे गिल्लू का कर पुकारने लगे, लेखिका और सभी घर के जो सदस्यगण है ना, वे सभी क्या करने लगे? इसे गिल्लू नामकरण किया गया। गिल्लू, जिस तरह आपको जन्म लेने के पश्चात विदिन 14 डेज और 15 डेज एक नामकरण करते हैं, एक नाम देते हैं आपको, उसी तरह यहां 3 मास के उपरांत गिलहरी का बच्चा को एक नाम दिया गया। वह नाम था गिल्लू नाम दिया गया। गिल्लू नाम देने के बाद में देखिए, गिल्लू कहकर पुकारने लगे, मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मैंने एक डलिया यानी फूलदानी कहते हैं, पॉट, एक और पॉट में फूल यहां ग्रोथ करते हैं ना, और नहीं तो उगाते हैं ना बड़े तरह का, वह पॉट में रुई बिछाकर मतलब हत्ती है ना, रुई यानी हत्ती तरह, और कॉटन बिछाकर उस पर मतलब थोड़ा सॉफ्ट लगने के लिए, सॉफ्ट महसूस होने के लिए उस पर कॉटन बिछाकर उसको तार मतलब रस्सी से खिड़की पर लटका दिया। खिड़की पर लटकाए हुए है, यहां भी लटकाए हुए डलिये में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। 2 साल तक वही रहा, यानी उसका घर वहां ही था। रात को सोना वही है, जब भी झूलना है तो ये सभी काम वहां ही करना था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर को झूलता और अपने मन को आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता। यहां वहां जोली पर घर में अपने स्वयं हिलाकर इधर से इधर हिलाकर खुशी महसूस करता, जिस तरह उಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಈಚೆಗೆ तूगाड़ता, उसी तरह अपने झोले को इधर से इधर खुशी महसूस करता था, और अपने चमकीली मन को यानी ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ मणिय ರೀತಿಯಲ್ಲಿ नीला रंग का माणिक्य के रूप में और नहीं तो मणि के रूप में रहने वाले उसके चमकीली आंखों से इधर उधर देखने लगा, और क्या क्या देखते थे और समझते थे शायद उसको ही मालूम होता था। इधर एक बार देखता था, उधर अपने जो ऐसे हिला देते थे, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य किया, सबको विस्मित किया। सबने इसकी यह कार्यकलाप से
संतुष्ट हुए थे। इस तरह हम गिल्लू के किस तरह बचाए लेखिका ने गिल्लू को, और साथ ही साथ गिल्लू किस तरह लोगों को विस्मित कर देते थे, इनके बारे में चर्चा किए हैं। और साथ ही साथ गिल्लू लेखिका को किस तरह आश्चर्यचकित करते थे, उनकी कार्यकलाप, इन सभी विचारों के बारे में आने वाले कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।